हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इट्स कंट्रोल। ये जो है 2017 में बीआरटी में फर्स्ट ईयर में आया था एंड 2016 के अंदर डीआरटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इट्स कंट्रोल। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्कैटर्ड रेडिएशन। देर आर टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व इन पेशेंट्स इमेजिंग। जब हम पेशेंट की इमेजिंग करते हैं तो देर आर टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो कि इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी रेडिएशन, सेकेंडरी रेडिएशन और लीकेज रेडिएशन। ठीक है, प्राइमरी रेडिएशन जो सीधा पेशेंट को लगती है, जो डायरेक्टली इमेजिंग हमें प्रोवाइड करती है पेशेंट की। दूसरा है सेकेंडरी रेडिएशन या फिर जिसे हम स्कैटर्ड रेडिएशन भी कह सकते हैं, यानी जो पेशेंट के लगने के बाद में जो स्कैटर्ड यानी जो सेकेंडरी है, जो यूजफुल नहीं होती है इमेजिंग में, उसे कहते हैं सेकेंडरी और स्कैटर्ड रेडिएशन। एंड थर्ड वन इज लीकेज रेडिएशन, जो कि ट्यूब से एक्सरे ट्यूब से लीकेज होती है, थर्ड रेडिएशन होती है। ठीक है, तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ रेडिएशन। प्राइमरी एंड स्कैटर्ड रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड द डिग्री ऑफ इमेज क्वालिटी। यानी जो प्राइमरी ये इमेज फॉर्मेशन में काम आती है, प्लस जो इमेज क्वालिटी कैसी होगी, डिग्री ऑफ इमेज क्वालिटी, इट विल बी गुड और इट विल बी बैड, वो बताएगी फिर प्राइमरी और स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्प्टर इंटरेक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंटरेक्शंस जो होते हैं मैटर के साथ में बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इंटरेक्शन, पेयर प्रोडक्शन, चार टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो कॉम्प्टन इंटरेक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। स्कैटर्ड रेडिएशन रिड्यूस इमेज क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। यानी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो इमेज क्वालिटी को रिड्यूस कर देगी। कैसे? क्योंकि वो कंट्रास्ट रिजोल्यूशन को कम कर देती है। अब हम देखेंगे कि स्कैटर्ड रेडिएशन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, तभी तो हम देखेंगे ना कि उसको कैसे कम करना है। तो स्कैटर्ड रेडिएशन डिपेंड करती है केवीपी, फील्ड साइज और पेशेंट थिकनेस पे। केवीपी यानी किलो वोल्टेज जितनी मिल रही है, फील्ड साइज यानी जितना कि आपने फील्ड खोल रखा है एक्सरे फील्ड, पेशेंट थिकनेस की पेशेंट की क्या थिकनेस है। केवीपी यानी किलो वोल्टेज जो होता है, अगर उसको इंक्रीज करेंगे है ना, तो बीम एनर्जी बढ़ेगी, यानी जो क्वालिटी बीम है, जो एक्सरे बीम है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉम्प्टन इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो स्कैटर्ड रेडिएशन ज्यादा होगी। यानी अगर डायरेक्टली देखें तो केवीपी, इफ केवीपी विल इंक्रीज देन स्कैटर्ड रेडिएशन विल बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा है फील्ड साइज। जितना ज्यादा फील्ड साइज होगा, जितनी ज्यादा एक्सरे फील्ड साइज की डायमेंशंस होगी, उतनी ही ज्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा आता है पेशेंट थिकनेस। पेशेंट थिकनेस जितनी बढ़ेगी उतनी ही स्कैटर्ड रेडिएशन बढ़ती है। तो तीनों, ये जो तीनों फैक्टर है, अगर इनमें से तीनों में से एक भी फैक्टर इंक्रीज होता है तो इट विल इंक्रीज स्कैटर्ड रेडिएशन। ओके, तो हमने देख लिया कि स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होती है और ये कैसे कैसे किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए अब इसकी प्रोडक्शन को। तो हम देखेंगे कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थ्री काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बाय थ्री काइंड्स ऑफ मेथड। कि तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर सकते हैं और तीन तरीके के मेथड के द्वारा। सबसे पहले बिफोर पेशेंट इंटरेक्शन विद रेडिएशन, मतलब जो पेशेंट है यहाँ तक, ये पेशेंट है काउच पे, यहाँ तक रेडिएशन के आने से पहले, इंटरेक्शन होने से पहले ही कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए, या फिर एक पेशेंट की सरफेस पे लगा दिया जाए, या फिर आफ्टर पेशेंट लगा दिया जाए। तो तीन टाइप के जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तीन टाइप से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि पेशेंट से पहले, इंटरेक्शन से पहले लगाया जाता है, इसे कहते हैं बीम रिस्ट्रिक्टर्स। बीम रिस्ट्रिक्टर्स। पेशेंट की सर्विस पे जो अपन यूज कर सकते हैं वो होते हैं कंप्रेशन। इसके अलावा जो आफ्टर पेशेंट इंटरेक्शन जो बाद में यूज कर सकते हैं वो होते हैं ग्रिड्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप से अपन जो है स्कैटर्ड रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी बीम रिस्ट्रिक्टर्स। कि बीम रिस्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। An X-ray beam restrictor is a device that is attached to the X-ray tube housing to regulate the size and shape of an X-ray beam। यानी जो X-ray beam restrictor जो होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको X-ray ट्यूब की हाउसिंग, जो X-ray ट्यूब होती है उसकी हाउसिंग से ही अटैच किया जाता है, ताकि जो X-ray बीम निकल रही है उसकी साइज और शेप को ये रेगुलेट कर सके। इसमें जो X-ray beam restrictors होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। मतलब कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। अपर्चर डायफ्राम, कोन्स एंड सिलेंडर्स एंड कॉलीमेटर्स। एपर्चर डायफ्राम्स, कोन्स एंड सिलेंडर्स एंड कॉलीमेटर्स, तीन टाइप के बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइसेस होती है।
तो फर्स्ट वन जो बीम रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस हम पढ़ेंगे वो होती है एपर्चर डायफ्राम। व्हाट इज एपर्चर डायफ्राम? एपर्चर डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ अ शीट ऑफ लेड विद अ होल इन द सेंटर। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि किस टाइप की होती है। जैसे कि ये एक लेड की शीट है, ठीक है, लेड जिसे हम पीबी एनोटेट करते हैं, तो पीबी की शीट है, लेड की शीट है, इसके अंदर ये होल है। दिस इज कॉल्ड द एपर्चर डायफ्राम। ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। द साइज ऑफ द होल डिटरमाइंस द साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे बीम। यानी जो ये होल की जो साइज है ये आपको डिटरमाइन करेगी कि एक्सरे बीम कितनी पहुंचेगी, किस साइज और शेप में पहुंचेगी पेशेंट तक। द एपर्चर कैन बी अल्टर्ड टू एनी साइज एंड शेप। ऑफकोर्स ये जो एपर्चर है, जैसे जैसे अगर आप इसको बदलोगे वैसे वैसे जो रेडिएशन एक्सरे बीम है उसकी साइज एंड शेप भी कन्वर्ट होगी। एपर्चर डायफ्राम इज यूज्ड इन डेंटल रेडियोग्राफी विद रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन। ये कहाँ यूज हो सकता है? डेंटल में यूज हो सकता है। इसका जो डिसएडवांटेज है, अब हम देखेंगे जो एपर्चर डायफ्राम है इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इट प्रोड्यूसेस लार्ज पेनुम्ब्रा। क्योंकि अब ये इतना बड़ा एपर्चर होगा, ठीक है, तो पेनुम्ब्रा भी ज्यादा होगा। पेनुम्ब्रा क्या होता है? जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन का पार्ट होता है। तो पेनुम्ब्रा जो है, जितना ज्यादा पेनुम्ब्रा होगा उतनी ज्यादा थोड़ी और स्कैटर्ड रेडिएशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एपर्चर डायफ्राम। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें पूछती हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। दैट इज लेड का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड? लेड का परमाणु क्रमांक क्या है? यह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सेकंड जो आता है, हम एपर्चर डायफ्राम देख चुके हैं क्या होता है, किस चीज का बना होता है और क्या इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या था उसका? पेनुम्ब्रा। तो कोन्स एंड सिलेंडर्स को सेकंड आता है कोन्स एंड सिलेंडर्स। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपर्चर डायफ्राम। ये उसी जो एपर्चर डायफ्राम वाला था उसी का जो है मॉडिफिकेशन है। कैसे कि वो अपन ने देखा था कि वो इससे शीट थी, उसके अंदर ये होल था। अब इसके अंदर क्या है? शीट ही है, इसको आगे बढ़ा दिया है, आगे एक्सटेंशन कर दिया है, शेप देती है कोन की, या तो इस तरीके के कोन की या फिर इस तरीके के सिलेंडर की, ठीक है। द यूज ऑफ कोन एंड सिलेंडर विल रिड्यूस द पेनुम्ब्रा कंसिडरेबली। क्योंकि आपने एक शेप दे दिया है होल को आगे तक, यहां से नहीं है, ये डिस्टेंस कम हो गई है पेशेंट तक, तो ये जो पेनुम्ब्रा है वो कम हो जाएगा। बोथ हैव एक्सटेंडेड मेटल स्ट्रक्चर। एक्सटेंडेड मेटल मैंने बोला एक्सटेंड कर देते हैं, मेटल स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड कर देते हैं। दैट रिस्ट्रिक्ट द यूजफुल सर्कुलर बीम टू द रिक्वायर्ड साइज। जो कि जो सर्कुलर बीम आती थी पहले एपर्चर से, अब उसको रिक्वायर्ड साइज तक आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो है एडवांटेज है। क्यों हम कॉन एंड सिलेंडर यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि पेनुम्ब्रा के कंपैरिजन में एपर्चर डायफ्राम के कंपैरिजन में कम पेनुम्ब्रा प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई कॉन्स एंड सिलेंडर्स आर बेटर देन द डायफ्राम। द पोजिशन एंड साइज ऑफ द डिस्टल एंड डिटरमिन्स द फील्ड साइज। जो डिस्टल एंड है, मतलब डिस्टल एंड कौन सा हो गया? ये वाला, जो ये सिलेंडर होगा तो यहाँ पे ये लेड है, तो ये जो डिस्टल एंड है इसकी क्या साइज है और इसका क्या पोजीशन है ये बताएगा कि फील्ड साइज क्या होगी। इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि दीज डिवाइसेस प्रोवाइड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड साइज। कि बहुत ही लिमिटेड फील्ड साइज, जैसे कि कोई सिलेंडर है तो इसका जो है फील्ड साइज वो बता देगा, तो बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ही कम नंबर के फील्ड साइज आपको देंगे ये डिवाइसेस, ठीक है। एक और चीज है जो कि कंपटीशन एग्जाम के तरीके उस पर कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कोन कटिंग। इफ द एक्सरे सोर्स, cone and film are not aligned properly, then one side of the film may not be exposed, which is called as cone cutting। मतलब जब हमने कोन यूज किया एज अ बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस, इसके अंदर इसमें जब एक्सरे सोर्स प्लस कोन और जो फिल्म है, यानी जो हम एक्सरे फिल्म ले रहे हैं, अगर वो अलाइंड प्रॉपरली अलाइंड नहीं है तो एक साइड की जो फिल्म का जो एक साइड है वो एक्सपोज नहीं होगा, इसे हम कोन कटिंग कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडरेबली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है कोन्स एंड सिलेंडर्स। द नेक्स्ट बीम रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस विल बी कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का नाम आपने बहुत सुना होगा। कॉलीमेटर का नाम जब आप यूजुअली सुनते हैं, जब आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे ट्यूब में कॉलीमेटर होता है। तो कॉलीमेटर इज द बेस्ट बीम रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस अभी तक के लिए। बेस्ट क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। कॉलीमेटर असेंबली इज अटैच्ड टू द ट्यूब हाउसिंग एट द ट्यूब पोर्ट। जहां से एक्सरे बीम निकलती है, ट्यूब पोर्ट किसको कहते हैं? जहां से एक्सरे बीम बाहर निकलती है, तो उस ट्यूब पोर्ट के से अटैच होती है कॉलीमेटर असेंबली। कि जैसे कि मान लीजिए ये ट्यूब है,
एक्सरे ट्यूब हो गई है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ट्यूब पोर्ट है, तो यहाँ पे कॉलीमेटर को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, द कॉलीमेटर कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ शटर्स विच कैन बी मूव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब इधर से भी एक शटर है, इधर से भी एक शटर है, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, हो सकता है यही मूव करे, हो सकता है यही मूव करे, हो सकता है दोनों साथ में मूव करे। ठीक है, ईच शटर कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लेड प्लेट्स, कि जो शटर इनमें 4 या 4 से भी ज्यादा लेड प्लेट्स हो सकती है, विच कैन एब्जॉर्ब एक्सरेज कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे एक्सरेज को, टू प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड एक्सरे फील्ड। मतलब मैं बताती हूँ इजी वे में क्या है, कॉलीमीटर है, ट्यूब पोर्ट पे लगा दिया गया है, इसके अंदर 2 सेट ऑफ शटर होते हैं, एक शटर ये हो गया, एक शटर ये हो गया, इन दोनों शटर्स में ईच शटर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लेड प्लेट्स, 4 या 4 से ज्यादा लेड प्लेट्स प्रेजेंट होगी, जो कि एक्सरेज को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके और एक वेल डिफाइंड एक्सरे फील्ड को प्रोवाइड करवाएगी। तो ये होता है कॉलीमेटर, जो कि बीम रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस में बेस्ट माना जाता है। तो बस ये कि कॉलीमेटर क्या करता है कि साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे फील्ड को डिफाइन करता है, जो एक्सरे ट्यूब से निकलती है उसी वक्त वो डिफाइन कर देता है कि कितनी एक्सरे फील्ड की साइज होगी। ठीक है, तो ये हो गया बीम रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस। नेक्स्ट एक और मेथड मैंने आपको बताया था कि जब आपको स्कैटर रेडिएशन एक और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट की सरफेस पे, वो होता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, इट इज अ डिवाइस ऑन पेशेंट वाइल द प्रोसीजर टू कंट्रोल स्कैटर रेडिएशन एंड इंप्रूव इमेज क्वालिटी। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि पेशेंट पे रखी जाती है वाइल द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन टू कंट्रोल स्कैटर रेडिएशन एंड इंप्रूव इमेज क्वालिटी। ठीक है, कंप्रेशन डिवाइस विल रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द इमेजिंग पार्ट, कोई भी पार्ट है उसकी थिकनेस है, तो अगर आपने इस पे कंप्रेस कर दिया है तो ये इसकी जो थिकनेस है उसको कम करेगा, ब्रिंग इट क्लोजर टू द इमेज रिसेप्टर, जो कि इमेज रिसेप्टर होगा, जो कि फिल्म या डिटेक्टर या कुछ भी होगा, उस पार्ट को इस पार्ट को इसके क्लोज लेके आएगा, तो स्कैटर रेडिएशन अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन मेमोग्राफी। अभी जो ये है मेमोग्राफी में आपने देखा होगा कि कंप्रेशन पैडल होता है, वो यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए। एक तो वो जो ब्रेस्ट साइज है उसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म कर देगा, क्योंकि वो इस तरीके का होगा ताकि सारे पार्ट में एक साइड एक समान आइसो डोज मिले। ठीक है, इसलिए कंप्रेशन पैडल यूज होता है और स्कैटर रेडिएशन कम से कम होती है। ठीक है, ट्रेडिशनली यूज्ड इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, जब पूरी तरीके से मैनुअल रेडियोग्राफी होती थी तब एब्डोमेन में भी अपन इसको यूज करते थे। एक कंप्रेशन बेल्ट आता था, तो जो बहुत ज्यादा फैटी पेशेंट्स होते हैं उनके एब्डोमेन पर कंप्रेशन जो बेल्ट होता है उसको बांध करके हम स्कैटर रेडिएशन को कम करते थे, और उससे हमारी इमेज क्वालिटी भी अच्छी आती थी, जब हम बिल्कुल मैनुअली एक्सरे कर रहे होते थे तब की बात है ये। तो ये एक और तरीका है स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल करने का, कंप्रेशन। इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो कि स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल करता है, वो होते हैं ग्रिड। ये है जो एक्सरे इंटरेक्शन, जो रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है पेशेंट के, उसके बाद में लगाया जाता है। द ग्रिड इज पोजिशन बिटवीन द पेशेंट एंड द डिटेक्टर। अभी तक हमने देखा था कि बीम रिस्ट्रिक्टर जो है वो एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में लगाया जा रहा था। ठीक है, और कंप्रेशन पेशेंट के ऊपर। और अब जो ग्रिड है उसको पोजिशन किया गया है, जो फिल्म है यानी जो डिटेक्टर है एक्सरे, ये या एक्सरे कैसेट हो सकती है या फिर ये इमेज रिसेप्टर डिटेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, इमेजिंग प्लेट हो सकती है, इन दोनों के बीच में जो लगाई जा रही है वो होती है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड जैसे कॉलीमेटर मैंने आपको बताया कि कॉलीमेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग से आता है, वैसे ही ग्रिड भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग से आता है। इस पे हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी जो हमें समझाना है उसके अंदर हमें सिर्फ इसको इतना ही समझाना है कि क्या होता है कि ग्रिड इज पोजिशन बिटवीन द पेशेंट एंड द डिटेक्टर सो दैट इट्स अ लॉन्ग एक्सिस इज पॉइंटेड टुवर्ड द एक्सरे बीम। जो इसकी लॉन्ग एक्सिस होगी वो एक्सरे बीम के टुवर्ड होगी। द प्राइमरी एक्सरे इज कमिंग आउट ऑफ द पेशेंट पासेस थ्रू द इनर स्पेस एंड इट इज पैरेलल इन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो ग्रिड जो होती है ना वो लेड स्ट्रिप्स की बनी होती है इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से जो ग्रिड रखी है वो इस टाइप से बनी होगी। जो प्राइमरी रेडिएशन होगी जो कि सीधा पेशेंट को इंटरेक्ट कर रही है, वो तो इनके इनर स्पेस से निकल करके सीधा डिटेक्टर पे आ जाएगी, जिससे कि इमेज मिल जाएगी। लेकिन जो स्कैटर रेडिएशन होती है वो पैरेलल नहीं होती है। स्कैटर रेडिएशन वही तो होगी ना जो कि पैरेलल नहीं होती है, अलग होती है, नॉन पैरेलल डायरेक्शन में होती है। वो क्या करेगी, इन ग्रिड बार्स पे स्ट्राइक कर जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्कैटर रेडिएशन को डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए कम कर सकते हैं। स्कैटर रेडिएशन को कम करेंगे तो इमेज क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो ये हो गया एक और तरीका ग्रिड्स। ठीक है, तो दैट इज द लास्ट पार्ट। तो हम समझ लिया कि स्कैटर रेडिएशन क्या होती है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, 3 टाइप होते हैं, कैसे इसको करा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर
आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक सबसे ज्यादा कमेंट किया हुआ होगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।